बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और जी वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम दी मॉर्निंग शो विद सना कादिर में। नाज़रीन, आज हम जो आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं, सबसे पहले तो आज से आपका और हमारा साथ जो है ये अब बरकरार रहेगा मंडे टू फ्राइडे। आप हमें जो है वो देख सकेंगे, मैं आपसे मुलाकात करने आप लोगों के घर पर तो नहीं, लेकिन आप लोगों के घर के टीवी पर ज़रूर आऊँगी। तो जी आप तमाम लोगों को पता है कि अभी जो जिस तरह से मुल्क की सिचुएशन है, सबसे पहले तो मैं अपने मुल्क के लिए जो है वो एक छोटी सी मेरी तरफ से जो है वो दुआ करना चाहूँगी कि तमाम तर जो लोग वहाँ पर अभी फंसे हुए हैं, जो मुतासरीन हैं वहाँ पर, जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, अल्लाह तमाम उन लोगों को जो है वो जो उनकी मुश्किलात में अभी जो इजाफा हो रहा है वो तमाम उनकी मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो जाए और जल्दी से अल्लाह पाक जो है वो तमाम तर जैसे वो पहले थे, जिस तरह वो पहले अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, उस तरह से दोबारा से उनकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए। तो हम तमाम लोगों को उठते बैठते सोते जागते आपने जो है वो उन लोगों को नहीं भूलना है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो लोग अभी आपके ख़ुद के समझे कि बहनें, आपके भाई, आपकी माएँ, आपके बच्चे जो है वो इस वक्त मुश्किल में हैं और उस मुश्किल घड़ी में जो है वो उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपनी तमाम चीज़ों में कोशिश किया करें कि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतनी सी सिर्फ दुआ में जो है वो आप उनको हमेशा याद रखें। इसी तरह हम जो है वो हम आपके साथ मौजूद होंगे मंडे टू फ्राइडे। बाकायदा तौर पर आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ होंगे, इंटरेस्टिंग गेस्ट होंगे और हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको एक शो के अंदर तमाम तर जो है वो फ्लेवर्स आपको मिले। अब जी हमारे पास यहाँ पर जो आज हमने गेस्ट बुलाए हैं किसी तारुफ की जो है वो मोहताज नहीं है, क्योंकि हमने जो है वो बाकायदा तौर पर हमने अपने गेस्ट को यहाँ पर बुलाया है। जी फहमीदा यूसुफ़ी हैं, जो कि बहुत अच्छी एंकर है और ना सिर्फ वो एंकर है बल्कि एंकर होने के साथ साथ वो उनको पता है कि किस तरह से आवाज़ उठाना है लोगों के लिए। तो मैं उनको जी सबसे पहले प्रोग्राम में वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप फहमीदा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सिद्रा ताहिर जो है वो भी हमारे साथ हैं और जितनी वो अच्छी आरजे हैं उससे ज़्यादा अच्छी वो सिंगर हैं, जिनकी आवाज़ मैंने खुद भी पर्सनली सुनी और बहुत ही ज़बरदस्त उनकी आवाज़ होती है। तो उनको भी मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा फ़हमीदा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि फ़हमीदा, जिस तरह से आपको पता है कि अभी जो हालात हैं सिर्फ सिंध नहीं बल्कि बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो भी मुतासर हुआ है सैलाब से। आप मुझे ये बताएं कि एज अ जर्नलिस्ट होने के नाते हमने इस वाक़े के ऊपर जो है वो पहले क्यों नहीं मीडिया पर ऐसे जब जैसे सैलाब आया उस तरह इस वाक़े को हाइप नहीं मिली जिस तरह से अब मिल रही है, क्यों? उसकी वजह ये थी कि नेशनल मीडिया पर उस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ज़्यादा आपको पता है 5-5.5 महीने से जो सिचुएशन चल रही है, तो उसको जो है अनफॉर्चुनेटली उसको वो मिला हुआ था और हाइप मिली भी थी, और जिसकी वजह से जो फ्लड है और फ्लड की उस वक्त तक, क्योंकि फ्लड बलूचिस्तान से शुरू हुआ था एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि बलूचिस्तान से वैसे भी हमारे पास खबरें कम ही आती हैं और हम कम ही उनको जगह देते हैं। तो बलूचिस्तान से जब फ्लड शुरू हुआ और उसके बाद जब उसकी जो ख़तरनाकी है और जो उसकी तबाहकारियाँ हैं उसने सिंध को और उधर से कोई सुलेमान से जब जो है आपका पूरा साउदर्न पंजाब जो है वो पूरा तौसा आपका जो एरिया है उसको स्मर्ज्ड किया और साथ साथ जो है केपी का, तो उसके बाद लोगों ने ये रियलाइज़ करना शुरू किया। और इसमें मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया पर ये आवाज़ें उठना शुरू हुई कि आप जो है आप फ्लड को सीरियस लेना शुरू करें, फ्लड पर बात करना शुरू करें। तो फ्लड की स्टोरीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कर सामने आना शुरू हुई और अब आप देखें कि इस वक्त जो है जो सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। 90% सिंध जो है वो डूबा हुआ है, आपका साउदर्न पंजाब पूरा जो है स्मर्ज्ड है, तहसील तौसा पूरा, और हर तरफ से बलूचिस्तान
और केपी, तो हर तरफ से जो है आपके पास जो खबरें आ रही हैं वो कोई अच्छी नहीं है, जो फुटेजेस आ रहे हैं, जो पिक्चर्स आ रही हैं, तो वो कोई भी ऐसी नहीं है कि जिसको देख के हम ये कहें कि हमारा दिल जो है वो क्या कहते हैं खुश हो सकता है, सिवाय इसके कि जिस तरह से हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं और जिस तरह से वो लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। पाकिस्तान नेवी का ऑपरेशन चल रहा है, सिंध बलूचिस्तान के स्पेसिफिक एरियाज़ में वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, कश्तियों से निकाल रहे हैं। अब उन्होंने होवर तैयारों को भी इन्वॉल्व कर लिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो अब उनके जो फ्लड रिलीफ रेस्क्यू है उसके अंदर बेतहाशा तेज़ी आई है और उनका जो एरिया है वो केपी तक चला गया है, नलतर वैली तक चला गया है। वहाँ से वो लोगों को राशन पहुँचा रहे हैं, उनके मेडिकल कैंप्स में लोगों को मुसलसल इलाज की सहूलियात मिल रही हैं और साथ साथ जो है वो दवाएं पहुंचा रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है जहाँ जहाँ लोग मौजूद हैं, तो इस तरह से चल रहा है, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। इतने आपने देखे होंगे बहुत सारे फुटेजेस जो लोग इतने पानी में फंसे हुए हैं और वहाँ पर इतनी ख़तरनाक लो फ्लाइट्स कर उन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू एंड रिलीफ किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि पाक फ़ौज और मुखैर हजरात ख़ुद भी जो है वो इस तमाम तर सिनेरियो में पेश हमें नज़र आते हैं और जो कि बहुत अच्छी बात है। सिद्रा से इस सैलाब के वाक़े के ऊपर एक जो है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, देन ब्रेक की जानिब चलेंगे। जी सिद्रा, आप क्या कहेंगी कि ये जो अभी अचानक से मैं कहूँगी कि एक बिल्कुल कुदरती आफत तो नहीं कह सकती, क्योंकि कहा जाता है कि मुद्दतों से पनप रहा था जी वो साजिशें, इसी तरह एक सैलाब मेरे मुल्क को नहीं लेकर डूबा है। तो इस पे मैं चाहूँगी कि आप भी मुझे बता दें। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी, इस वक्त जो सूरत हाल है काफ़ी अलार्मिंग है और जिस तरह से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, खाने को नहीं है और हमें बहुत ज़्यादा स्कासिटी होने वाली है। ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल तो सैलाब से निपटना है ही, साथ ही साथ हमें ये सोचना होगा कि आने वाले कुछ महीनों में हमने किस तरह से अपनी जो स्कासिटी हमें हो चुकी है, खाने की कमी है, फिर घर की कमी है, फिर हर चीज़ जो हमें बीमारियाँ फैलेंगी, इनसे किस तरह से लड़ना है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेपरेशन करनी है और पूरी दुनिया से ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि गैर मुस्लिम्स भी जो है बिल्कुल इमदाद कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी दुआ मैंने ये कोविड के टाइम पे लिखी थी, लेकिन ये हस्बे हाल है, 2 लाइन आपके लिए मैं सुनाना चाहूँगी। अब कुछ यूँ है, माफ कर दे परवरदिगार, तेरी रहमत का है इंतजार, माफ कर दे परवरदिगार, तेरी रहमत का है इंतजार, तेरी दुनिया उजड़ने लगी है, मौत हर मोड़ पर अब खड़ी है, मुश्किलों में गिरी जिंदगी है, कर दे नजरे करम एक बार, माफ कर दे परवरदिगार, तेरी रहमत का है इंतजार, तेरी रहमत का है इंतजार। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी कौम पर रहम फरमाए और हम जल्द अज जल्द एक साथ मिलकर इस बहरान से बाहर निकल सके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यकजहती और एक साथ मिलकर ही हम इस पर काबू पा सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और जो आपकी आवाज़ थी, जो आपकी दुआ थी, जितनी वो दिल से निकली इतना ही उम्मीद है कि वो दिलों तक पहुंची होगी। यहाँ पर जी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं आपके अपने प्रोग्राम दी मॉर्निंग शो विद सना कादिर में। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, फहमीदा यूसुफी मौजूद है हमारे साथ जो कि जर्नलिस्ट है, और जी सिद्रा ताहिर मौजूद है हमारे साथ। उनको एक बार फिर वेलकम करते हैं। वेलकम। ये बताइएगा, अब तो जी ब्रेक पर जाने से पहले थोड़ी सीरियस टॉक हो रही थी, थोड़ी सीरियस बातें हो रही थी, लेकिन अब जी बिल्कुल जो है वो नॉर्मल बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान का जो मौसम है या कराची का जो मौसम है, ये क्यों इतना तब्दील हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना तब्दील, ये कराची का जो मौसम है, हाँ, मुझे तो जी नहीं, सिर्फ कराची की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि अगर आपको पता हो, आप कह रही हैं हम हल्की बातें कर रहे हैं, 5वें नंबर पर है। हाँ, तो हम पाकिस्तानी जो है ना हर जगह टॉप ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ। तो ये कि और उसमें देखें अनफॉर्चुनेट है, अच्छा, बहुत आलूदगी के मामले अनफॉर्चुनेट है में भी जो है ना 1 नंबर पर आ जाता है हाँ, लाहौर हमेशा। नहीं वो कराची भी सिटी आ जाता है, लेकिन खैर उसमें तो दिल्ली और कोलकाता वगैरह भी आ जाते हैं। हमारे लिए वो खुशी की बात है, मगर ये प्रॉब्लम है कि क्लाइमेट चेंज जो है उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हाँ। हम इस वक्त जो है वो विक्टिम है, पाकिस्तान जो है वो विक्टिम है, क्योंकि पाकिस्तान का तो जो आपको पता है फुटप्रिंट है कार्बन का, वो भी बहुत माइनर है, लेकिन क्योंकि हम बड़ी दुनिया के अंदर एक छोटी सी जगह, उनके जो है कारनामों का नतीजा हमारे ऊपर इस तरह से आ रहा है कि हम इस वक्त इतने बदतरीन क्लाइमेट चेंज से गुजार रहे हैं, और जिसका नतीजा ये फ्लड है, और इसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो बेतहाशा सर्दियां हैं। ठीक है, आप कह रही हैं कि हमारा इसमें कसूर नहीं है, मैं तो जी कहती हूँ हमारा कसूर है। क्यों नहीं है? हम दरख्त नहीं लगाते। नहीं, कसूर है, नहीं, नहीं, लेकिन देखें, आप दरख्त लगा लें, फाइन, आप 10 साल के बाद आपके दरख्त आएंगे, लेकिन ये बात तो अपनी जगह है। इस्लामाबाद में तो दरख्त मौजूद है ना, लाहौर में तो दरख्त मौजूद है ना, आपके केपी के एरियाज में तो दरख्त मौजूद है। अब ऐसा भी नहीं है कि लेकिन ग्रीनरी पाकिस्तान में, जब मैं भी रिसर्च कर रही थी, ग्रीनरी बहुत कम है। मैं वो मानती हूँ आपकी बात कि हमें जो उसका क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमें जाना जो है वो फॉरेस्टेशन की तरफ पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि सिंध जो है वो वर्ल्ड में, सिंध ने जो है जिनिस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है सिंध का मैंग्रोव्स लगाने का, और मैंग्रोव्स की वजह से जो है बहुत आपको प्रोटेक्शन मिलता है। आपका जो ये फ्लड है और ये सब है, ये इससे रुकता है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम भी लगेगा। और जाहिर सी बात है कि आप सोचें, कहाँ हमारा जब पाकिस्तान बना था तो हमारा कितना बड़ा एरिया जो था वो 30% से भी ऊपर जो एरिया था वो फॉरेस्ट में था, लेकिन अब जो है हो के वो 4% पे आ गया है। तो ये चीज़ें भी हमारी देखने वाली हैं, ये चीज़ें अच्छा, हैं। सिद्रा आपकी तरफ भी आऊँगी। मुझे ये बताओ कि सिर्फ ये माहौल की वजह से जो है वो इतना तब्दील हो रहा है, या मौसम की वजह से लोग भी तब्दील हो रहे हैं? देखिए, लोगों की तो अपनी जगह, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, और इनडायरेक्टली वो सारा पोल्यूशन जो हम कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में छोड़ रहे हैं, और फिर ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन, और ये सब वजूहत हैं जो कि इसके बिना पर आ रही है। और इनडायरेक्टली बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा, इसका चेंज इंसानों पर भी आता है। कहते हैं मौसम का सबसे ज्यादा असर इंसान लेता है। जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है उसकी तबीयत खराब होती है, फिर लाजमी सी बात है इंसान चिड़चिड़ा होता है। और फिर कहते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग आपने वही टॉपिक छेड़ दिया कि जो सर्द ममालिक में रहने वाले लोग हैं, बाकायदा ये रिसर्च है, वो बड़े कोल्ड होते हैं मिजाज, यानी दे आर नॉट वार्म हार्टेड, दे आर क्वाइट बस काम से काम रखना। जैसे कि आप लंदन के लोगों को देख लें, अमेरिका के लोगों को देखिए, व्हेन यू शो देम अफेक्शन दे आर लाइक व्हाट द हेल, व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस, वो बड़े इंक्विजिटिव हो जाते हैं। अच्छा, इसी बरअक्स जो गर्म ममालिक में रहने वाले लोग हैं वो बड़े गर्म दिल होते हैं। फिर तो जी सबसे ज्यादा गर्मी तो सऊदी अरब में पड़ रही होती है। वो तो बड़े गर्म दिल के लोग होंगे। मेहमान नवाज तो बहुत है, ये तो मशहूर है कि अरबिक ममालिक से मेहमान नवाजी और इस तरह से था। फिर तो कराची में तो बड़ी गर्मी पड़ती है, तो यहाँ के लोग तो बड़े गर्मी दिल वाले होंगे। लेकिन खैर हम ये जो है वो बात कह सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अब टॉपिक छिड़ गया तो ये बहुत दूर तक जाएगा। जैसे सिद्रा ने कहा, ये मुझे बताइए, ये जो गर्म दिल वाले लोग होते हैं और ये सर्द दिल वाले लोग होते हैं, ये क्या आखिर इनके दरमियान फ़र्क क्या है? इंसान का दिल तो दिल होता है ना, तो ये गर्म दिल और सर्द दिल किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे? अब हाँ, ये देखें, अब आप ये देखें, गर्म दिल से अगर आप देखें, जिंदा दिलाने कराची का ही देख लें हम, जो सा आप ये देखें कि अभी फ्लड में जो डोनेशन कराची वालों ने दिया है, जबकि हम कराची वाले बेचारे, हमारे बिजली हमारे पास नहीं है, पानी हमारे पास नहीं है, सड़कें हमारे पास नहीं है, मतलब हर तरफ से हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बावजूद हमारी जिंदा दिली है, ये हमारी गर्म जोशी है, ये
ये हमारे अंदर है कि हम हर सिचुएशन में, आपने देखें कराची वाले हर सिचुएशन में बड़े बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं और बहुत खड़े होते हैं और हर जगह, और अभी भी कराची वाले जो हैं वो सबसे आगे हैं फ्लड डोनेशन में। हमारा जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो हमारी NGOs काम कर रही हैं फ्लाई, अगर आप उनको ही देखें, उनका कितना ज़्यादा रोल आपको नज़र आएगा। इंडिविजुअल लोग जो काम कर रहे हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान नज़र आएंगे। और ये जो है ना वो सर्द दिल, या तो शायद मुझे लगता है सर्द दिल नहीं कहेंगे हम, लगता है मे बी दे आर मोर प्रैक्टिकल, वी आर मोर सेंसिटिव, मे बी दे आर मोर लिव इन रियलिटी, और हम जो हैं वी लिव इन फैंटेसीज, वी आर वेरी सेंसिटिव, वी आर वेरी केयरिंग एंड दिस। तो आई थिंक ये फर्क हो सकता है। एंड दे कीप देयर बिजनेस देयर ओन, यानी कि वो अपने काम से काम रखते हैं, हम अपने काम से काम नहीं रखते। नहीं, ये छोड़ के बाकी सब काम रखते हैं। हाँ, बस हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या काम कर रहे हैं, ये कभी नहीं पता होता, लेकिन हमें ये पता होता है कि जी बराबर में जो बैठा है वो क्या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या नहीं कर रही। खुदारा पहले अपने काम से काम तो रखो। नहीं, ये भी एक है, आपने देखा होगा समटाइम्स आप मोबाइल सर्च कर रहे हो तो आपके इर्द गिर्द कोई बैठा हुआ यूं जरूर, मतलब वाई, ये क्यों भाई, क्या करना है तुमने माई टेक्स्ट देख के या वो देखने। अच्छा, छुपाते कैसे हो मोबाइल? मैं तो सीरियसली मुझसे तो नहीं छुपाया जाता मोबाइल, कोई देख रहा होता है मैं तो पैटर्न बता देती हूँ, ये पैटर्न है, खोल के देख लो अंदर। सिद्रा कैसे छुपाती हूँ मोबाइल अगर कभी ऐसा हो तो? I mean, ऐसा जरूरत नहीं होती आप वहाँ से मूव कर जाएं, या फिर किसी ना किसी तरह उस शख्स को आप ये फील कराएंगे मेकिंग मी अनकंफर्टेबल एंड माय बिजनेस इज नन ऑफ योर बिजनेस। तो ये एक चीज होनी चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है लोगों को खुद भी समझना चाहिए। हाँ, लेकिन वो ये एक एथिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इससे खुद भी आपको परहेज करना चाहिए। लेकिन हमारे इर्द गिर्द, क्योंकि अब हम जिंदा दिल और सर्द दिल लोगों की बात करें तो हमारा तो ये है गॉसिप्स है, अब हमें तो देखना है, हमें तो पता होना चाहिए। अच्छा, कभी की है गॉसिप? किसने? आपने कभी गॉसिप? नहीं, मैं सच बताना है कभी ऐसा हो वंस इन अ दोस्तों की, देखिए वो जो होती है ना वो वाली गॉसिप्स जो होती हैं कि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके जो गॉसिप होती है वो सब करते हैं, वो गॉसिप्स में करती हूँ। लेकिन इस तरह वाली गॉसिप जो है वो कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्यों कर रहा है, किसी की पर्सनल लाइफ, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। तो हमारी जो दोस्तों की गॉसिप्स होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है, कहाँ पे सेल लग गई, कौन पहले पहुंच गया, ये वाली होती है हमारी ना, हमने कहाँ पे जो है वो हमें डिस्काउंट मिलेगा, कहाँ पे हम जा सकते हैं, अच्छा वो हमें छोड़ के क्यों गई, मतलब ये जो गर्ली वो चीज़ें होती है वो वी यूज टू डू। बट मेरा जो अल्लाह का शुक्र है शुरू से घर का माहौल भी ऐसे ही है और जो फ्रेंड सर्कल है वो भी ऐसे ही है कि बहुत पॉजिटिव और बहुत अपने काम से काम, बहुत प्रोफेशनल और बहुत एक दूसरे के काम आने वाला। तो ये बहुत ब्लेसिंग होती है, ये चीज़ है। सिद्रा, आप बताओ कभी गॉसिप किए? एज सच मौका नहीं मिला बिकॉज मेरी पर्सनालिटी गर्लिश शुरू से रही नहीं। टॉम बॉय, और फिर उसके बाद कुछ माहौल इस तरह से मिला, कुछ टीचर्स इस तरह से मिले, और फिर अल्लाह का ये करम हुआ कि रेडियो पाकिस्तान आने के बाद मुझे फ्राइडे स्पेशल ट्रांसमिशन जब मिली तो रिसर्च करने का मौका मिला, मज़हब इस्लाम की अहादीस और कुरान की मतलब रोशनी में जब पता चला। तो ग़ीबत पर बेशुमार प्रोग्राम्स मैंने किए, और लाजमी सी बात है जब आप तनबीह कर रहे हैं, किसी को आप राह दिखा रहे हैं, आप कुछ कुरानी आयात या अहादीस पढ़ रहे हैं, तो ये आप पे लाजिम है कि आप खुद भी उन्हें फॉलो करें, तब भी आप किसी को वो प्रोग्राम कर सकते हैं या उस वजन को अपने कांधे पे उठा के घूम सकते हैं। क्योंकि माइक एक ऐसी ताकत है जिसे करोड़ों लोग सुन रहे हैं, उसके जरिए से आप रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो जब तक मैं खुद उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करती, मैं कैसे दूसरों को उससे बाज ला सकती? ट्रू, ये बात तो है कि किसी को कुछ भी कहने से पहले आपने अपने अंदर वो तब्दीली लानी बहुत ज़रूरी है। जो लोग जी कहते हैं कि तब्दीली आ रही है तो उनको भी सबसे पहले तब्दीली अपने अंदर लानी चाहिए। ये किसी पार्टी को या सियासतदान को टारगेट नहीं कर रही थी मैं, जस्ट एक बात थॉट आया तो बता दिया मैंने आपको। फहमीदा, एक बात पता है, एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते मैं अगर अपनी यूथ में देखती हूँ ना, आजकल के जो भी बच्चे हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आते हैं। किस लिए? कि उनको पता नहीं होता कि करना क्या है, क्या नहीं करना।
तो एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं और आई नो दैट, क्योंकि मैंने पढ़ा है इस हवाले से, मैंने खुद किया है, आई एम ऑल्सो अ जर्नलिस्ट, लेकिन मुझे पता है कि कितना मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। आप किस तरह से जर्नलिस्ट होने के नाते ये आप दूसरों को मशवरा देंगे कि सबसे पहले तो जी आना भी है इस फील्ड में या नहीं आना? नहीं देखें, अच्छा मैं बताती हूँ, मेरे कैरियर का स्टार्ट भी जो है वो रेडियो पाकिस्तान FM 101 से ही हुआ। हाँ, ये तो बुनियाद है। हाँ, वो वहाँ से ही मेरा स्टार्ट हुआ था और उस वक्त मेरे जहन में नहीं था, क्योंकि मेरी मदर जो है वो ये चाहती थी कि वही जो आपको एक पता होता है ना कि आपको है कि एक लगा बंदा पैट्रन डॉक्टर बन जाओ। और मैं एडमिशन भी हो गया था, बट आई वाज काइंड ऑफ रेबल, तो मुझे करना नहीं था मेडिकल। वो अभी भी सुन रही होंगी तो बहुत बुरा मानेंगी, बट स्टिल ये फैक्ट है। तो अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि जब आप इस करियर में आते हैं, जब आप जर्नलिज्म में आते हैं, आप आजकल के जो बच्चे हैं या आप इर्द गिर्द देखें, दे वांट टू बी अ मीडिया सेलिब्रिटी, दे डोंट वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, दे डोंट वांट टू बी अ रिपोर्टर, दे डोंट वांट टू वर्क एट डेस्क। ठीक है, उनको ऐसा होता है कि आप स्क्रीन पे नजर आए, आप सिर्फ जो है वो एंकर बन जाएं। अब तो खैर सोशल मीडिया की वजह से आपको पता है यूट्यूब इतना आ गया है, व्लॉगिंग भी इतनी आ गई है, लेकिन इन दैट आपकी ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म कहाँ चली गई है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है वो एंकर ही बने, ज़रूरी ये कतई नहीं है कि आप मीडिया सेलिब्रिटी बने। आपको ज़रूरी ये होता है कि आपका काम ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको याद रखें, आपको कोई ऐसी रिपोर्ट करना चाहिए, आपको कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक जर्नलिस्ट जो होता है वो क्या होता है, एक जर्नलिस्ट जो होता है वो एक माशरे का आईना होता है, जिसके अंदर वो वो सारी बदसूरतियाँ दिखा रहा होता है जो कि कोई और नहीं देखना चाहता, और उसमें वो बदसूरतियाँ अपने आप की भी दिखा रहा होता है, राइट। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है जब आप सच बोलते हैं, जब आप सच लिखते हैं। लेकिन जो लोग भी ये काम करते हैं, जो लोग भी इस तरह से करते हैं, वो इस पोजीशन पे होते हैं कि आप देखें, आप एंकर हैं, आपने मुझे गेस्ट बुलाया है, तो ये जरूरी तो नहीं है कि मैं यहाँ इस पोजीशन पे ही बैठती। ये मेरा एम और मेरा कभी भी कैरियर का ये रहा ही नहीं कि मुझे न्यूज़ एंकर बनना है। मेरा हमेशा से था कि मैं एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट बनूं, जिसकी खबर ऐसी क्रेडिबल हो, जिसका काम ऐसा क्रेडिबल हो कि उसको लोग जो है वो कहें और वो माने। तो मेरा हमेशा बच्चों से भी मैं यही पूछती हूँ और यही कहती हूँ कि वाई, क्योंकि रिपोर्टिंग में बहुत स्कोप है। आप डेस्क जब संभालते हैं, जब आप NCR देखते हैं, जब आप PCR देखते हैं, जब आप प्रोडक्शंस में बैठे होते हैं, जब आप एडिटिंग कर रहे होते हैं, जब आप डायरेक्शन कर रहे होते हैं, जब आप जो है वो एडिटिंग्स में कर रहे होते हैं, डेस्क पे होते हैं, तो आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जितना काम आप करेंगे स्क्रीन पे, वो ऑफ द स्क्रीन जितनी मेहनत होती है उसके बाद ही तो ऑन द स्क्रीन हेल्प होता है। तो जब आप वो करेंगे तो आप वो करें। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो चीज़, और अच्छा, और आजकल के बच्चों को मेहनत भी नहीं करनी, उनको मेहनत भी नहीं करनी है। उनको एक स्टोरी के बाद उनको वही बात है कि इतना सब कुछ बोलने के बाद भी अगर उनसे चलो यहाँ तक भी बात समझा लें, तो उनको ये होता है कि जो पहली स्टोरी जो है ना, हमारा सीनियर हमें कुछ ना कहे। आपको पता है, आज तक जो है इतने सालों के बाद भी बातें जो है वो सुन रहे होते हैं। 11-12 साल के कैरियर के बाद भी जो है वो स्टोरी जो है हेडलाइन पे डांट पड़ जाती है, कंटेंट पे डांट पड़ जाती है, इंट्रो पे डांट पड़ती है, एक्स्ट्रा, मतलब हर तरफ से आपको हो जाता है, सेंसिटिविटी पे डांट पड़ जाती है, बहुत हजार चीजें होती हैं। तो इन चीजों का उनका ये होता है कि एक स्टोरी है, एडिटर ने कैसे मुझे बोल दिया, क्यों बोल दिया, इनको क्या आता चाहता है। हम आजकल के बच्चे, हम आजकल, अरे उनका वो तजर्बा देखो, वो 20-30 ईयर्स से वहाँ बैठे, 15 साल 20 साल से बैठे, तो एटलीस्ट उन्होंने दुनिया देखी होगी, उन्हें कुछ पता होगा, इसीलिए तो वो वहाँ बैठे। तो मैं ये कहती हूँ कि अपने चैनल का भी फेस बनने के लिए, एज अ रिपोर्टर आप अपने चैनल का फेस बन सकते हैं, तो वो बनने के लिए भी आप एफर्ट डालें, आप अच्छी स्टोरीज करें, सॉफ्ट स्टोरीज करते हैं तो उसमें कोई एंगल ढूंढें, इनोवेटिव एंगल लाएं, चीज़ें करें। हमारे यहाँ कॉपी पेस्ट हो रहा होता है, और इवन इतना भी होता है, ये मेरी आंखों के सामने काम हो रहा होता है कि भाई एक चैनल अगर कोई खबर जो है वो शाया करता है, तो तमाम दीगर जो जितने चैनल्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, वो भी जी वहाँ से कॉपी कर रहे होते हैं और अपने में पेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये ना किया करें। और रही बात, आपने बहुत अच्छी बात कही है एक फहमिदा, कि हमारे यहाँ पर लोगों को मेहनत करनी ही मेहनत नहीं करनी, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, बस वो चाहते हैं कि किसी तरह से बस मैं अब इन हुई हूँ और मैं जी जल्दी से ना कामयाब हो जाऊँ। देखें,
एक बात हमेशा मेरी याद रखें, अगर मैं सना कादिर हूँ तो मैं जी जो है वो मायरा खान नहीं बन सकती, और ये एक बिल्कुल तल्ख हकीकत है, तो ये आपने एक्सेप्ट करना होता है। सना कादिर है, ठीक है। इसी तरह फहमीदा फहमीदा है, सिदरा सिदरा है। तो जब हम अपनी ज़िंदगी में किसी और की पर्सनैलिटी को अपने ऊपर लाने की कोशिश करते हैं ना, मामलात वहीं से ख़राब होने लगते हैं। सबसे पहले आप ये एक्सेप्ट करें कि आप कौन हैं, और अपने नाम को ही सबसे पहले जी ब्रांड बनाएं। किसी और के नाम या किसी और की अदाएँ या किसी और के कंटेंट को लेकर अपने ऊपर छापेंगे तो फिर ना उनका नाम रहेगा, उनका तो चले कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका नाम नहीं रहेगा। सिद्रा, आप मुझे ये बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप तो जी अपनी जगह पर सही हो, आप काम भी कर रही हो, रेडियो टाइम पर अपना कर रही हो, हर चीज़ कर रही हो, लेकिन सीनियर से कभी डांट पिटी हो तो वो मामलात कैसे हैंडल करती हो? बिल्कुल, फहमीदा ने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि हमारा एक ही इदारे से ताल्लुक है, तो हम इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। रेडियो एक तदरीस का आप कह अमल है, हाँ बिल्कुल तदरीस का है, और चाहे हम माशाल्लाह मोस्ट सीनियर मोस्ट फीमेल आर्टिस्ट में से मैं एक हूँ वहाँ पर, लेकिन फिर भी जब कोई गलती होती है या कुछ होता है तो बेशक सीनियर हमें गाइड करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लाजमी सी बात है, मेरा 6 साल का रेडियो करियर एक 25 साल प्रेजेंटर को नहीं हरा सकता। उसके पास लाखों स्टोरीज हैं जो उसने अपने उस मुश्किल वक्त में अपने दिमाग से काम लेके या किस तरह से उसे हल किया। तो लाजमी सी बात है, आई कैन नॉट मैच विद द एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सीनियर, नो मैटर मैंने कितनी पढ़ाई क्यों ना की हो, मेरे डबल मास्टर्स है अंग्रेजी में और मैं कितनी हाई फाई क्यों ना हो, लेकिन जो सीनियर है उसकी इज्जत सीनियर जैसी है। और मैं ये कहती हूँ कि चाहे कोई एक दिन ही क्यों ना सीनियर हो, उसकी अपनी इज्जत है, उसे इज्जत देनी चाहिए। आजकल मैं ये देखती हूँ कि जूनियर्स, हमारे सामने भी कुछ बच्चियां आई माजरत के साथ, तो जब हम गैदरिंग्स में इकट्ठे हुए, सलाम दो अपनी जगह, लेकिन आप एक एटीट्यूड में आप नजर से नजर मिला रहे हैं, आप सलाम तक नहीं करे, जबकि सलाम तो आप कहते हैं कि एक कमरे में से आप दूसरे कमरे में जाके वापस उस कमरे में आए तो आपको सलाम करना फर्ज है और ये दुआ है। तो ये चीज मैं आजकल के लोगों में नहीं देखती। एक तो मेहनत की किल्लत, दूसरा एटीट्यूड बिला वजह का, कि अब मैं अगर स्क्रीन पे आ गई हूँ तो मैं बहुत बड़ी तोप चीज बन ये चीज ये बहुत है, ये लोगों में बहुत है आजकल। तो मतलब टिकटॉक माजरत के साथ आने वाले लोग समझते हैं कि हम तो, अब तो यहाँ तक हैरत मुझे ये हुई कि भाई टीवी चैनल जिसको प्रमोट कर रहे हैं कि भाई टिकटॉक कोई बहुत बड़ा कंपनी है, असल में एड्स मिल रहे होते हैं ना। Exactly. नहीं, वैसे मैं यहाँ कहूँगी कि टिकटॉक को आई थिंक हम थोड़ा सा अंडरमाइन कर देते हैं यहाँ पाकिस्तान के उसमें, लेकिन टिकटॉक मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐप है उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इवन हमने कोविड के दौर में देखा, और इस वक्त भी मैं आपको बताऊं फ्लड, और टिकटॉक जो है ना वो ऐप बेसिकली पढ़े लिखे लोगों के लिए आया भी नहीं। वो जो बिल्कुल इस तरह से लोग होते हैं, आप जिनको ट्विटर यूज करना नहीं आता, आप जिनको फेसबुक नहीं आता है, लिखना नहीं आता, उनके लिए वो टिकटॉक है। और टिकटॉक ऐप की वजह से अगर मैं मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और कि आप उसको बहुत अच्छे से उससे स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं। और आपने देखा है कि जो किसान हैं और जो फ्लड में हैं, उनको टिकटॉक वीडियोस से बहुत अच्छे मैसेजेस दिए गए। तो हर चीज की अच्छाई बुराई हो सकती है, डिपेंड कि आप उसको किस तरह यूज रखते हैं। तो मुझे टिकटॉक स्टार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, इस बात पर फहमीदा आपकी बात पर जरूर आएंगे, और जी ब्रेक पर आने के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो आजकल सोशल मीडिया का इतना ज़माना आ गया है, तो ये एक जो है वो सीरियसली अच्छाई की तरफ जा रहा है या हमें मजीद जो है वो बुराई की तरफ लेकर जा रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम दी मॉर्निंग शो विद सना कादिर में। जी ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन जी अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से कि जी सोशल मीडिया का जो अचानक से ये दौर आया है तो किस तरह से सोशल मीडिया का गलत भी इस्तेमाल हो रहा होता है और हम कहीं देखते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल भी हो रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जगह या कोई भी ऐप, मैं उसको गलत नहीं कहूँगी, मुझे लगता है कि ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो लोग सब देखते हैं, ये भी एक बहुत अजीब सी बात है कि लोग ये कहते हैं कि भाई आप तो जो देखना चाहते हैं हम वही दिखा रहे हैं, और बहुत सारे अफसोस के साथ लेकिन हमारा यहाँ पर जो हमारे ड्रामे भी बन रहे होते हैं उसमें भी हमें यही कहा जाता है कि जी ड्रामा तो वो बना जो लोग देखना चाह रहे हैं, और हमारे यहाँ जी नंद की जो झगड़े होते हैं वो देखना चाह रहे हैं। हाँ, ये हमारे यहाँ बहुत ये क्या तासुर है, क्या सच में ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो आपका एक पैटर्न चल रहा होता है, जो एक फ्लो चल रहा होता है, और वही वाली बात है कि मार्केटिंग, इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है ना, कि मार्केटिंग क्या चाहती है, मार्केट क्या चाहती है, आप जो इन्वेस्टर है अब वो क्या चाहता है। तो उसमें वो अब जिन लोगों को आपने रोप इन किया है, प्रोडक्शन कॉस्ट और बेताशा चीज़ें, तो वो सब इन्वॉल्व होकर तो फिर यही होता है कि जाहिर सी बात है कि आप जो है वो अब आप एक हंसता खेलता घर दिखाएंगे, एक हंसती खेलती सक्सेसफुल लड़की दिखा देंगे, उसका भी हंसता खेलता घर दिखा देंगे, तो कौन देखेगा? हाँ, जाहिर है अब आप उसको हमें रोना धोना देखना है। हाँ, अब आप उसको बचपन से ही रुलाएं, अब जो है पहले उसके बाप या माँ को मारें, उसके बाद उन दोनों में से कोई मर जाए तो उसके बाप या माँ की शादी कराएं, और उसके बाद वो जो भी स्टेप रिलेशन है वो बहुत जो है उसके ऊपर जुल्म करे, और उसके बाद जो है वो जुल्म सह सह के वो बड़ी हो और वो फिर मतलब ससुराल भी पहुंचे तो उस पर वो जुल्म हो रहा हो। हाँ, वहाँ भी जुल्म हो रहा हो, और अगर उसको जॉब मिल गई है तो वहाँ भी जुल्म हो रहा है, वहाँ भी जुल्म हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ लाइक इस तरह की चीजों को हमने एक अपने दिमाग में बना दिया है कि ये चीजें देखनी, जबकि इससे रियलिटी तो इससे बहुत अलग भी है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम दिखाते नहीं हैं, जिन पे हम बात नहीं करते। ये सही कह रही है, वरना हकीकत को अगर आप उठा कर देखें तो मुझे लगता है ये टीवी की दुनिया की चीज़ों से बहुत ज़्यादा तल्ख है। आप अपने दिल में गम तो पाले जी, आप भूल जाएंगे कि रौनकें क्या होती है। खैर बहरहाल आपसे सिद्रा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे अच्छे से याद है सिद्रा, आपके साथ मैं एक शो कर रही थी, आज से 2 साल पहले मेरी सिद्रा से मुलाकात होती है, सिद्रा के साथ मैं शो कर रही थी। उस वक्त सिद्रा को मैंने एक बात कही थी, वो था एक गाना, सिद्रा आपको याद होगा। सिद्रा ने कहा आज मैं जो गाना गाऊंगी वो जी एक सेमी दुखी गाना है। इन्होंने ये कहा एक सेमी दुखी गाना है, मतलब ये मोहब्बत हो गई और मोहब्बत के बाद जो लोग दोबारा से खड़े नहीं हो पाते, यानी कि मूव ऑन नहीं कर पाते ना, तो उनके लिए गाना है। तो सिद्रा को उस वक्त मैंने ये बात कही थी कि सिद्रा मतलब क्या है, मतलब एक बार मोहब्बत हो गई, दिल आपका दुख गया, धोखा हो गया, अब दोबारा मोहब्बत के लिए गाने के लिए आप कह रही है ना। तो सिद्रा ने कहा नहीं, लेकिन जस्ट मूव ऑन करें। तो मैं तुझे यही कहती हूँ कि पहली मोहब्बत, दोबारा से उस बात को लाऊं मैं कि पहली मोहब्बत जी इत्तफाकन हो जाती है, दूसरी उसको भूलने के लिए होती है। ये बहुत अच्छी बात आपकी मुझे हमेशा याद आती है। और फिर उसमें भी आपने कहा था कि बात हम आगे चलाएंगे कि भाई ये कैसे पहलू आता है मोहब्बत में। तो बिल्कुल रिश्तों में भी ऐसा ही होता है कि गाना सुना दे सबसे पहले तो, वो सेमी दुखी गाना जो था ना, वही गाना सुनना चाहेंगे आप? उससे अगर कोई है आपके पास अच्छा तो वो सुना दे आप। सारे गाने अच्छे हैं, लेकिन चले आपने फरमाइश की है तो वही आपको थोड़ा सा सुनाते हैं। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ऐ दिल मुझे बता भी दे तूने किया था प्यार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। वाह, थैंक यू।
बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत गाना जी। और इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहूँगी, वरना यहाँ भी मेरे बात पे कुछ ना कुछ जी। सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग, ये होता है गलत इस्तेमाल जो आप लोग मेरी बातों का कर रहे होते हैं, पता नहीं तोड़ मरोड़ कर चीज़ों को मीम्स बना देते हैं। काइंडली ना बनाया करे जी। अच्छा, मैं आपसे सिद्रा पूछना चाहूँगी, फिर फहमिदा की तरफ आऊँगी कि ये सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो किस तरह से जी आप माँ के ऊपर बड़ी होता है, क्योंकि ये माँ की फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चे को शुरू से ही किस तरह गाइड कर रहे हो कि ये चीज़ सही है और ये गलत है, इसका इस तरह इस्तेमाल करना है, इसका इस तरह इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया सिर्फ एक नाम है, बाकी जो गलत करने वाले होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे कर रहे होते हैं। तो किस तरह से एक माँ की जिम्मेदारी बनती है? बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि शुरुआत में ही अगर देखिए हमारी सोसाइटी को एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। अट्रैक्शन होती है उस चीज़ में जो कि बुरी है, फहश चीज़ें बहुत ज़्यादा शेयर हो रही हैं, हम लोग उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारी और भी इस तरह का कांटेक्ट है जो लोग कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं। तो एक माँ को फ़र्ज़ बनता है वो दिखाएं कि भाई ये सोशल मीडिया है। मैं समझती हूँ बच्चे को आप शुरू से ही एजुकेशनल पर्पस से सोशल मीडिया एक तो इंट्रोड्यूस करें। बहुत सारी इस तरह की एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत सारी साइट्स ब्लॉक कर देती हैं, तो वो इट्स नॉट एन इशू। एजुकेशन पर्पस आप दिखाएं, जिस तरह से किताबों को इंट्रोड्यूस किया जाता था, तो सोशल मीडिया का एक एजुकेशनल पर्पस आ गया। फिर जब बड़ा होता है उसको आप दिखाएं कि भाई ये पॉजिटिव साइड है, इसको आपने इसी तरह इस्तेमाल करना है। एक अब वेब में डार्क वेब भी है, लेकिन हर बंदा तो उसको कोई अप्रोच नहीं ना कर रहा होता। इसी तरह से हमें अपने बच्चों को बचपन ही से एजुकेट करना है कि किस तरह से हम सोशल मीडिया को आगे लेके चलें, पॉजिटिविटी को आगे फैलाएं, और कोई नेगेटिव चीज़ सामने आए तो उस पर खामोशी, हमारा मजहब भी हमें ये दर्ज देता है कि आप खामोशी इख्तियार करें। कुछ नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट गुजर जाएं। तो यही चीजें हमें दिल से उस चीज को बुरा कह दें। एग्जैक्टली, जब तक ये नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता। इसी तरह से मिसयूज होता रहेगा। पॉजिटिविटी बहुत है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन आटे में नमक के बराबर है, उससे कुछ सच हम इम्पैक्ट ला नहीं पा रहे चाहते हुए भी, और हमारे माशरे में तो नहीं आ रहा। वेस्टर्न साइड आप देखें, चाइना, यूएसए और ममालिक, वहाँ पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही पॉजिटिव चीज़ों के लिए होता है। और आप देखें वहाँ बात, मेरी इंटरेक्शन होती है, मेरे कजन्स हैं अब्रॉड में, दे डोंट यूज फेसबुक, उनकी बस आईडीज हैं, दे डोंट यूज इट। और यहाँ पे आप देखें हमारे एशियंस का, चाहे आप पाकिस्तान ले लें, हिंदुस्तान, उनका वक्त ही सिर्फ फेसबुक पे गुजरता है। अच्छा, तो ये बड़ी चीज़ मैंने एक डिफरेंस देखा जो कि आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर है कि किस तरह से हो रही है, किस तरह से नहीं। आपके मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से जिम्मेदारी बनती है। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि आप अगर बच्चे को ये कहेंगे कि ये बॉक्स है और इसको तुमने हाथ नहीं लगाना, तो उसने उसको खोल कर देखना ही है। ठीक है ना? तो लेट द बॉक्स इन हैंड विद किड, ठीक है, और वो उसको खोले और आप उसकी काउंसलिंग करें। चुप रहकर, खामोश रह के गुजर जाना जो है नॉट एन इशू। बिल्कुल भी मैं जो है इसकी किसी भी पेरेंट को मैं नहीं एडवाइस करती कि आप जो है वो खामोश रहें। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने बच्चे से बात करें। आप ठीक है, उसकी देखें एज होती है हर बच्चे की, हर बच्चे का एक स्टेज होता है, एक इमोशनल फेज होता है। अब आप उसको ये कहकर दबा नहीं सकते, साइकोलॉजिकली भी और जो आपका फिजिकली भी है और फैक्चुअली भी। आप उसको ये कह के नहीं दबा सकते कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये उसकी जो है वो जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं, उसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। जेनेटिक तो गलत हो जाएगा, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो अडल्ट की तरफ जा रहा है। तो आप उससे, आपकी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए अपने बच्चों के साथ कि आप उसको गलत सही समझाएं, ठीक है, और वो आपसे सही पे बात कर रहा है, वो आपसे गलत के बारे में भी पूछ सकता है। देखिए ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है बच्चे को बोलेंगे बस खामोशी से यहाँ से गुजर जाओ। ये नहीं। देखो कोविड के दिनों में आप देखें, सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या करते बच्चे, इंटरनेट नहीं होता तो जूम मीटिंग पे किस तरह से बच्चे ना पढ़ते। और मुझे ऐसे लगता है कि फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, आपका इंस्टा हो, वो बहुत बहुत जो है हमारे माशरे में बहुत स्ट्रॉन्ग उसका एक रोल है, पॉजिटिव रोल है। बेसिकली अगर आप देखें कि जो कोविड के दिनों में जो फीमेल्स हैं, उन्होंने जो वो घर पे बैठी हुई थी और उन्होंने इतने सारे अपने बिजनेसेस किए हैं, मैंने बहुत स्टोरीज की हैं उसके ऊपर, और वो एक एंटरप्रेन्योर्स बनी हैं और उनकी सारे सबकी सक्सेस स्टोरी सोशल मीडिया है। तो आपको आवाज़ अपनी उठानी चाहिए, बात करना चाहिए। और कोई फेसबुक यूज करता है तो व्हाट्स हार्म इन इट, कोई यूट्यूब यूज करता है तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। और देखें
ट्राई नॉट टू बी जजमेंटल। हम ये नहीं हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि वो यूज़ नहीं करते या हम यूज़ करते। मे बी जिन लोगों को आप जानते हैं वो ना यूज़ करते हो, लेकिन सारे जितने लोगों को मैं जानती हूँ वो तो सारे जो हैं बड़े इन्फ्लुएंसर सब वेस्टर्न वर्ल्ड बिल्कुल। इसको आपने सही बात कही, इसे थोड़ी सी रहता बात है। करना चाहूंगी। बात ये नहीं है कि आप बच्चे को कहें आप यहाँ से गुजर जाएं, बात है कि आप उससे गलत के बारे में समझा के उस चीज को इग्नोर करना सिखाएं कि किस तरह से अपनी लाइफ पॉजिटिविटी में लेके नहीं, काउंसलिंग आपको बच्चे को करना पड़ती है, काउंसलिंग बिल्कुल ऐसा ही बच्चे है, को मैं आपको देना उसी पड़ेगा, जाने वाली हूँ। उसको इग्नोर नहीं करवाएं। इट्स अ मॉर्निंग शो गाइस, इट्स अ मॉर्निंग शो। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जैसे फेसबुक है तो हम उसको नेगेटिव यूज कर रहे हैं, वहां I पर don't उसको think so. पॉजिटिविटी में यूज किया जा रहा है और इसके बहुत सारे फैक्ट्स मौजूद हैं। हाँ, जो लेकिन कि हम आप ये समझ कह सकते इसको हैं। मैं अगर लाऊं समराइज करूं तो मैं ये कह दूंगी कि हर इंसान के ऊपर है कि वो किस तरह से यूज करे। लेकिन जहां अगर हम दोनों को बराबर देख रहे होते तो मैंने अपनी आंखों से देखा है बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम कहीं नहीं मिल रही होती वो सोशल मीडिया पे मिल जाती है। तो हम उस मामले की तरफ तवज्जो नहीं जाती, सोशल मीडिया जी पहुंच जाता है पहले और हमें हमारी निगाहें उस जानिब जाती है। लेकिन उसी सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये जी बहुत सारी चीजें, इसके ऊपर आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरह से उसको लेकर चलते हैं। आपका बेहद शुक्रिया फहमिदा कि आपने आज हमें ज्वाइन किया। सिद्रा आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और ये जो हमारी एक छोटी सी गपशप लगी थी इसने उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। यहाँ पर जी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम द मॉर्निंग शो विद सना कादर में। और जी आपको पता है कि जिस तरह से मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम तब्दील होने के साथ बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो आती हैं और आने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। जिस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा डेंगू जो है वो इन है और काफ़ी लोग जो है वो, अगर मैं कराची की बात करूँ तो कराची के अंदर जो है वो बेशुमार लोग डेंगू में मुब्तला होते जा रहे हैं। डेंगू आपको पता है कि एक ऐसा वायरस कहूँगी मैं, या आप ये कहें कि इन्फेक्शन हो जाता है आपकी पूरी बॉडी में, कि आपको पता है कि अगर आप डेंगू से इफ़ेक्टेड हैं तो आपकी बॉडी में आपके सेल्स जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और इसका आपने फ़ौरन से ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। आप मेडिकली तौर पर तो उसकी ट्रीटमेंट जिस तरह से कर रहे होते हैं, एलोपैथी की बात करें तो बहुत सारे ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसका होम्योपैथी में किस तरह से इलाज किया जाता है और किस तरह डेंगू को ट्रीट किया जाता है। हमारे साथ आज जो है वो स्टूडियो में मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अकबर एन काशिफ जो है वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, वाइस प्रिंसिपल एट बायरॉन है होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के। उनको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो अचानक से, सबसे पहले तो डेंगू क्यों होता है आखिर हमारे लोगों को, सबसे पहले तो यही आप बता दें। ऐसा है कि डेंगू जो है एक टाइप ऑफ फीवर है, वायरल इन्फेक्शन है और ये एक ट्रॉपिकल कंट्री की डिज़ीज़ है, यानी इलाका मुंतिका हारा, ऐसा इलाका है जहाँ पर बारिश बहुत होती हो और गर्मी भी होती हो और पानी के रिजर्वायर मौजूद हों, तो वहाँ पर ये आर्थ्रोपोड्स की एक एनिमल्स हैं जिसे हम कहते हैं मॉस्किटोस, मच्छर। हाँ। तो मच्छर के अल्लाह ताला ने बहुत सारी स्पीसीज़ बनाई हैं। अमंग्स ऑफ देम एक स्पीसी है, उसका नाम है एजिस एजिप्टी। ये एक पिक्यूलर टाइप ऑफ मस्कीटो होता है, मच्छर होता है। ये ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप में होता है, ज़ीब्रा लाइक। और इसका हैबिट और हैबिटेट यानी आदत और माहौल, रिहाइश तरह से मुख्तलिफ है। ये फ्रेश वाटर पे रहने वाला है और ये डे टाइम में बाइट करता है, आई मीन आफ्टर द सनराइज एंड बिफोर द सनसेट, और दिन में भी बाइट करता है। और फिर इसके अगर ये इन्फेक्टेड है, जिस रेप्टाइल अपने अंदर डेंगू वायरस रखता है, तो ये जब हेल्दी पर्सन को ब्लड सक करने के लिए आता है, फिर ब्लड सक करता है, तो ये वायरस जो है डेंगू के उसमें छोड़ देता है। हाँ। ये RNA टाइप फ्लाइवा वायरस है। ये उसकी बॉडी के अंदर अगर इम्यूनिटी कम है
और इम्यूनिटी रिएक्शन अच्छा ना हो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अच्छा ना हो, उसके अगेंस्ट में उसका पेशेंट का या पर्सन का बदन जो है एंटीबॉडी ना बनाए, तो फिर उसके अंदर डेंगू की साइंस और सिम्टम्स होना शुरू होती हैं। लेकिन अगर पर्सन हेल्दी हो तो उसके अंदर डेंगू फीवर अपीयर नहीं होता है, एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म में शॉर्ट एक्सटेंड डेंगू होता है और ठीक हो जाता है। अच्छा। तो इसकी 3 टाइप हैं, एक तो एसिम्प्टोमेटिक डेंगू और एक है क्लासिकल डेंगू फीवर और एक है हैमरेजिक डेंगू फीवर। एसिम्प्टोमेटिक अक्सर लोगों को हुआ और पता नहीं चलेगा, मालेज यानी फीलिंग ऑफ सिकनेस होगी, थोड़ा सा सर में दर्द होगा, बुखार, किसी मामूली सी कैफियत होगी, लेकिन चलते फिरते हंसते खेलते वो पर्सन ठीक हो जाएगा। लेकिन जो क्लासिक डेंगू फीवर है, इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 6 दिन है। इसके पूरा करने के बाद पेशेंट के अंदर इसकी साइन और सिम्टम्स शुरू होंगी। पहले जो होगा माल एज होगा यानी फीलिंग ऑफ सिकनेस होगी, जिसमें टूटा टूटा कसलमन सी कैफियत होगी। फिर उसके बाद शदीद सर्दी लगकर बुखार शुरू होगा। बुखार शुरू होने की वजह ये कि डेंगू वायरस जो है वो हेमोलाइटिक है, खून को ब्रेक करता है। ब्लड इज़ अ वाइटल फ्लूइड, वाइटल सब्सटेंस है। जब उसकी टूट फूट होती है तो हमें बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, जिसके द्वारा शदीद सर्दी लगकर बुखार होता है। और बुखार होने के साथ साथ बॉडी के अंदर इसमें ट्राइपीनिया हो जाता है, यानी 3 तरह के से खून की कमी होती है। एरिथ्रोसाइट भी ब्रेक होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल भी, और साथ साथ वाइट ब्लड सेल तो वायरल इन्फेक्शन में कमी होते हैं, इससे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। और साथ साथ प्लेटलेट्स के जो कैरियोटाइप्स हैं, मेगा कैरियोटाइप्स, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होते हैं और फिर प्लेटलेट्स काउंट थ्रोम्बोसाइट डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होना शुरू होती है। इसको हम मिलाकर कहते हैं ट्राइपीनिया। अगर एक टाइप ऑफ ब्लड कम हो तो उसे मोनोपीनिया कहते हैं, 2 टाइप के ब्लड सेल्स कम हो तो बाइपीनिया कहते हैं, और 3 टाइप के सेल्स कम हो तो ट्राइपीनिया कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली डेंगू फीवर के अंदर दोनों या तीनों टाइप के ब्लड सेल्स की कमी होना शुरू होती है। और ये क्लासिक डेंगू फीवर जो है, इसकी कुछ पार्टिकुलर सिम्टम्स हैं जिससे हम पहचानेंगे। एक तो शदीद मैलेस के बाद शदीद सर्दी लगकर बुखार होना, चिल फेस ख़त्म हो जाएगा तो फिर हाई ग्रेड हॉट फेस आएगा, शदीद टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 104 डिग्री तक चला जाएगा, और साथ साथ बहुत ज़्यादा बॉडी एक होगा, ख़ासतौर पर लॉन्ग बोन पेन। पहले डेंगू फीवर को डैंडी फीवर भी कहते थे या ब्रेक बोन फीवर भी कहते थे। अच्छा। हड्डी तोड़ बुखार भी कहते थे, क्योंकि पेशेंट को लॉन्ग बोन्स में दर्द होता है, खासतौर पर बोन के जो एंडिंग्स हैं जिन्हें कॉन्डाइल्स कहते हैं, इसमें ज़्यादा दर्द होता है। और इट इज़ बिकॉज जो इसकी एंडिंग्स हैं यहाँ पर रेड बोन मैरो होता है, यहाँ से आरबीसी और प्लेटलेट्स बनते हैं, और लॉन्ग बोन के अंदर येलो बोन मैरो होता है, वहाँ से वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। तो ये वायरस जाके उन साइट्स के ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ पर जो है रेड बोन मैरो में भी पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं और वाइट बोन मैरो में भी चेंजेस आती हैं। ठीक है। अगर आपको चले एक नॉर्मल इंसान को, जैसे अगर अपनी बात करती हूँ मैं, वैसे मुझे क्यों हो, मैं अपनी बात नहीं, चले किसी को समझे डेंगू हो गया, ठीक है, अब डेंगू हो गया तो वो किस तरह उसको पता चलेगा कि मुझे जी अभी डेंगू हो गया है? मतलब आपको इतने ज़्यादा, क्योंकि जब अब स्टार्ट है तो मुझे नहीं नज़र आ रहे कोई इस तरह से सिम्टम्स भी नज़र आ, तो ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको पता चल जाए कि मुझे जी डेंगू हो गया है? एक तो समय पहली बात है कि जोन्स होते हैं जहाँ पर हम रहते हैं, और वहाँ पर वो बीमारी का ऑनसेट होता है, तो वो एपिडेमिक जोन कहलाती हैं, स्पोरेडिक जोन कहलाते हैं। तो एक्चुअली वहाँ पर बारिश होगी, पानी का कलेक्शन होगा, मस्कीटोज़ यानी मच्छरों की बहुत बहुत भी होगी, और विटनेसेस भी मिलेगी कि डे टाइम में बाइट किया है, ऑफिस में, क्लास में, घर में रहते हुए, तो एक ये विटनेस मतलब डे टाइम में बाइट किया होगा। और दूसरा ये कि पेशेंट जो है बाइट के 5 से 6 दिन बाद अगर वो इन्फेक्टेड है वायरस से, फिर उसके अंदर इसकी बीमारी की शुरुआत होगी। तो ये मोटी मोटी सिम्टम्स से पहचाने, पहले तो मैलेस के बाद चिल फीवर, सर्दी के साथ बुखार जो सही नहीं होगा ब्लैंकेट डालने से भी और कुछ डालने से भी, लेकिन चिल फेस ख़त्म होने के बाद हाई ग्रेड फीवर होगा। हाई ग्रेड फीवर के बाद पेन फेज आएगा, पेन फेज के बाद फेस जो है वो ब्लशी और रेड हो जाएगा, और हो सकता है 6 डे बॉडी पर छोटे छोटे रैशेस भी निकलें, और म्यूकोसा और माउथ में होता है छोटे छोटे ब्लड के स्पॉट भी अपीयर हो जाएं, और ख़ासतौर पे ऑफ्थाल्मिक पेन होगा, आंखों में दर्द होगा, क्योंकि नर्व एंडिंग्स के साथ होता है, तो ऑप्टिक ऑफ्थाल्मिक
नर्व में न्यूरोलजिया होता है तो आंखों में दर्द होगा देखने में, इससे पहचाना जाएगा। और साथ साथ सीवियर वीकनेस, शदीद कमी, क्योंकि हेमोलाइटिक है, एरिथ्रोसाइटोपेनिया है, ल्यूकोसाइटोपेनिया है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, आई मीन आरबीसीज कम हो गए, डब्ल्यूबीसीज कम हो गए, प्लेटलेट्स कम हो गए, वो ब्लड के वाइटल कंपोनेंट्स हैं, वाइटल सेल्स हैं। तो आरबीसी जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, थ्रोम्बोसाइट कोagulation में हेल्प करते हैं। अगर यहीं से हैंडल हो जाए, रिवर्स हो जाए, एंटीबॉडीज बन जाएं, तो क्लासिक डेंगू फीवर सही होना शुरू हो जाता है। और या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, चाहे एलोपैथी से, चाहे हर्बल, चाहे होम्योपैथिक। एलोपैथिक में क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, आई मीन एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक देते हैं, आई मीन पैनाडोल या पैरासिटामोल देते हैं। सॉरी मेरे मुंह से पैनाडोल निकल गया, इट इज़ बिकॉज हमें चैनल पर किसी जेनरिक नेम नहीं, हमें ट्रेड नेम नहीं लेना, जेनरिक लेना, तो लगता है हम उसकी एडवोकेसी करें। पैरासिटामोल इज़ द बेस्ट, लेकिन ख्याल रहे पैनाडोल या पैरासिटामोल हेपाटोटॉक्सिक है, पहले ही लीवर डैमेज हुआ है, स्प्लीन के अंदर डेड सेल्स जमा हो रहे हैं, तो पैनाडोल डेंगू में बहुत खतरनाक दवा है। इफ़ यू आर नॉट बिलीविंग टू मी, nowadays net education service are available. Enter in search bar पैनाडोल साइड इफेक्ट्स, पैनाडोल टॉक्सिक इफेक्ट्स, सब में पहला लाइन लिखा हुआ है हेपाटोटॉक्सिक, जिगर को डैमेज करती है। और जिगर हमारी बॉडी का समय इजीली वर्नरेबल एंड रेसिडेटेड ऑर्गन है, बहुत जल्दी। और पहले ही आपको डेंगू हुआ है तो वो सेव करती है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बुखार उतारती है जिसमें दर्द में कमी करती है, फिर उसके बाद ये रिवर्स हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वायरस की 4 टाइप हैं, कुछ सिम्टोमेटिक करती हैं, कुछ क्लासिक डेंगू फीवर, कुछ डेंजरस टाइप का फीवर, इसे डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। बहुत सीवियर लेवल पर ट्राइपीनिया हो जाए, प्लेटलेट्स कम हो जाए, तो अब पेशेंट की बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड कोagulation की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। अब क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से, ऑफ्थाल्मिक, ऑडिटरी कैनाल से, ओरल या थोड़ी सी फ्रैजिलिटी से डैमेज होता है और सब म्यूकोजल और सब डर्मल ब्लीडिंग होने लगती है। और हेमरेजिक कंडीशन अपेयर होने पे ब्लड इज़ अ वाइटल फ्लूइड, वाइटल सब्सटेंस, तो हाइपोवोलेमिया में चला जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। ऐसी सूरत में पेशेंट जो है वो आईसीयू में वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, बहुत सीवियर कंडीशन होती है, उनकी प्लेटलेट स्टिमेशन होती है, उन्हें प्लेटलेट्स दिए भी जाते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर आमतौर पे कम उम्र बच्चे हों, कम फीमेल्स हों, ओल्ड एज पर्सनस हों, तो वो सरवाइव नहीं कर सकते ये क्रिटिकल। और हेमरेजिक डेंगू फीवर में ना सिर्फ मॉर्बिडिटी रेट्स हाई हैं, यानी बीमारी की शरह भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि मॉर्टिलिटी रेट भी हाई, यानी शरामवाद भी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर जैसे होम्योपैथी में इसका इनिशियली क्या ट्रीटमेंट मौजूद है, इसका मतलब होम्योपैथी इज़ अ नेचुरल, सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, और प्लेटेबल है, बहुत आसानी से लिया जा सकती है। इसकी मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स या टैबलेट्स या डिस्केट्स या कोई भी सिरप फॉर्म में हो। तो होम्योपैथी बेसिकली क्या करती है, जो सिम्टम्स होती हैं पेशेंट की, उसी से सिमिलर सिम्टम्स के मुताबिक दवा का इंतखाब करती है। तो जैसी डेंगू की जो मैंने साइन एंड सिम्टम्स आपको बताई, चाहे सिम्टोमेटिक चाहे एसिम्टोमेटिक में तो सिम्टम होती ही नहीं है, लाइट किस्म की फीलिंग्स होती है। कॉमन डेंगू फीवर में सिम्टम होती हैं, सीवियर होती हैं और अनटॉलरेबल होती हैं और एक्यूट होती हैं और पेशेंट को बेड पर डाल देती है। और डेंगू हेमरेजिक फीवर DHF मोर फैटल, इसके अंदर भी इन सिम्टम के मुताबिक जो है दवा जो है निकली वो है यूपर्टोरियम पर्फ। यूपर्टोरियम पर्फ एक हर्बल रेमेडी है, इसका नाम है बोन सेट। क्यों इसे बोन सेट कहते थे, जहाँ ये प्लांट लगता था लोगों को बोन पे, जॉइंट्स पर चोट लगती थी, दर्द होती तो उसके लीव्स का, इसके प्लांट का जो शानदा बना के टी बना के पीते थे, उन्हें पसीना डायफ्रोटिक इफेक्ट्स आते थे, पसीना आता था और ठीक हो जाते थे। हमारी होम्योपैथिक ने उसको होम्योपैथिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद दवा बनाई यूपर्टोरियम पर्फ। यूपर्टोरियम पर्फ 3x या 3C, 6x या 6C पावर या 30x या 30C पावर में और इवन 200x एंड 200C पावर के अंदर
कॉमन डेंगू फीवर के लिए और सिम्टोमेटिक फीवर के लिए, और इवन प्रोफाइलेक्टिक है। दोज पर्सनस हु आर नॉट ड्रॉप इन डेंगू फीवर एंड दे आर सस्पिशियस के एनवायरनमेंट में इसकी एपिडेमिक फैला हुआ है, मच्छर भी हैं, मॉस्किटो बाइट भी हो रहे हैं और डर भी लग रहा है ना हो जाए, तो इसे प्रिवेंटिव तौर पर इसका यूपरटोरियम पर्फ 200 का डोज वीकली या 4 दिन बाद ले लिया जाए। अच्छा, ये हमारी बॉडी में जाएगी तो ये लेने से क्या होगा, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी, वो एंटीबॉडीज बना देगी। अगर डेंगू वायरस बॉडी में एंटर भी हुआ तो एंटीबॉडीज उनको मीट करके फील नहीं होने, और अगर हुआ भी तो उस सीवियर एक्सटेंट का डेंगू फीवर नहीं होगा। और ये कितना मतलब होम्योपैथी में इसके कितना टाइम दरकार होता है, कितने टाइम में हो जाता है? फौरन आराम आता है। अगर आप प्रोफाइलेक्टिक एक गलत फहमी की होम्योपैथी स्लो काम करती है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी फास्ट और क्विक और परमानेंट क्योर फराहम करती है। और हमारी जो बुक है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन, जिसमें ये बायलॉज लिखे हैं कि किस तरह दें, कैसे अमल करती हैं, सारे थ्योरम लिखे हुए, क्लाउज लिखे हुए, तो उसके मुताबिक इफ द होम्योपैथिक डॉक्टर इज selecting the cure as like similar remedy of patient, उसकी डिजीज मुताबिक अगर उसकी एक टाइनी पैलेट्स थोड़े से दिए जाए तो इंस्टेंट क्योर, परमानेंट क्योर प्रोवाइड करती है। और इसी तरह कॉमन का तो ये हाल हो गया। इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेमरेजिक डेंगू फीवर, इज अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, इन दिस कंडीशन अ सेफ रेमेडी इज क्रोटेलस। क्रोटेलस जो है वो 200 1M या CM पावर में, here I'm telling the power but avoid to auto medication, self medication नहीं करें, self तो करनी ही नहीं है। to near qualified homeo physician, tell to him history और टेक द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर एडवाइस। जब हम उसको क्रोटेलस का एक डोज देते हैं तो उसका जो वायरस लोड है वो भी ना सिर्फ कम होना शुरू होता है, बल्कि उसकी प्लेटलेट्स काउंट बढ़ना शुरू होते हैं, पेशेंट बेहतर आ जाता है। इसी तरह कुछ डाइट मेथड्स भी हैं, तरीक़ाकार है। मिसाल के तौर पर लाइट मील्स लिए जाएं। अच्छा, ये डेंगू के पेशेंट के लिए डेंगू के पेशेंट जो हैं वो 1 ounce ऑफ गॉट लीवर, अच्छा, बकरी का बकरे की, छोटे बकरे की, और नॉट अवेलेबल है, अफोर्ड नहीं कर सकते तो बड़े की भी 1 ounce। अब यू नो वेल दैट कलेजी या लीवर का कुकिंग टाइम बहुत कम है, उसे ज़्यादा देर नहीं पकाना चाहिए, वो टेंडर हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसे बनाएं और उसको फ्रेश लेमन जूस छिड़क के और थोड़ा सा वाइट पेपर स्प्रिंकल करके खाइए। तो मतलब उसको हल्का सा पकाकर उस पे आप लेमन एंड वाइट पेपर डालें और उसे मुनासिब डिलीशियस हो जाएगी, प्लेटेबल हो जाएगी। ईट डायरेक्टली या ईट विद द राइस या ईट विद द जो आपका स्टेपल है। इफ यू आर ब्रेड डिपेंडर, ब्रेड के साथ लें, चपाती के साथ, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, जो आपका स्टेपल है। इफ यू कैन ईट डायरेक्टली। तो ये हेमोपोएटिक है, खून बनाने वाली है। और ये कितने टाइम तक आप ले सकते हो? मतलब दिन में आपका ब्लड CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट शोइंग द लो फिगर्स ऑफ एरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, लो HP परसेंटेज इन ग्राम, और लिखा हुआ है हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक, टेक इट। साथ में एक फॉलिक एसिड की टैबलेट लीजिए। इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक फॉलिक एसिड टैबलेट, चूज दोज ग्रीन सैलड्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो फॉलिक एसिड में इनरिच्ड होते हैं, और खाइए। आप 7 डे में से 1 वीक मिनिमम, मैक्सिमम 2 वीक, 14 से 15 डे बाद आप अपना CBC प्रोग्नोस्टिक करा लीजिए। बेहतर आएगा। इवन ये सिर्फ आपको अगर अपनी लाइफ में अगर आप कलेजी ही 1 हफ्ते तक खाना शुरू करते तो आपके ब्लड को काफी ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। और कौन सी और उसके अलावा पपाया है, पपीता एक बहुत अच्छा फल है। पपीता तो मैंने भी ये सुना है, मतलब जब किसी को हुआ था व्हाइट ब्लड सेल का प्रॉब्लम बहुत, तो आप पपीते का जो पत्ता होता है मेरे ख्याल के उसका जूस समथिंग करते हैं कुछ। जी आई सॉ, मैंने देखा। मैं जब आ रहा होता हूँ कॉलेज से या यूनिवर्सिटी में, आई टीच इन डिफरेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी, तो जब मैं आ रहा होता हूँ तो लोग पपाया लीफ लेकर जा रहे होते हैं। और पपाया लीफ का फार्माकोलॉजी में जिक्र इतना अच्छा नहीं है, ये हॉट केक इशू की तरह फैला है, लोग ले जा रहे हैं। पपाया के जूस लीफ के अंदर एक लैटेक्स होता है, जिसे पपाया लैटेक्स से सब पपीते का दूध कहते हैं। उसमें ट्रिप्सिनोजीन एंजाइम होता है, हाईली एक्रेड होता है जी, और लग जाए तो बहुत ज़्यादा बर्न करता है, वहाँ ब्लिस्टर भी डाल देता है।
यकीनन उसका असर होगा, लेकिन हमारी फार्माकोलॉजी बताती है कि फार्माकोलॉजिकल सेल्फ डोज होता है। जब तक आपका फार्माकोलॉजिस्ट आपको वो सेल्फ डोज नहीं बताता, आप सेल्फ नहीं ले। मैं दिख रहा हूँ लाते हैं, कूटते हैं, छोड़ के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, तो दिस कैन हर्ट। तो वाई वी आर नॉट द मैमल्स, चार सब्जा खाने वाले मैमल नहीं, पका के खाते हैं। जिस चीज़ का फार्माकोलॉजी में सेल्फ डोज नहीं पता, नहीं लें। पपीता एक ऐसा फल है जो खाया जाता है, ट्रॉपिकल फेम फ्रूट है। आप पपीते को स्किन के साथ या पपीते को स्किन के बगैर खाइए, कोई हर्ट नहीं है उससे। वही चीज़ जो आप पपीते के पत्ते से ले रहे हैं जो हार्मफुल और टॉक्सिक हो सकती है, मतलब ये ठीक नहीं है जो लोग मेरे कर रहे हैं। नज़दीक सही नहीं है, लेकिन लोग ले रहे हैं, लोगों ने कहा कि फ़ायदा है। हमारा सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें स्प्रेड कर रहा है, और वो स्प्रेड करने पे जो लेमेंस हैं, लेमेंस से यहाँ मेरी मुराद है दोज पर्सन दोज डू नॉट हैव द मेडिकल नॉलेज। मैं जाहिल लफ्ज़ नहीं कह रहा, लेमेन से लोग समझ रहे हैं शायद वो बोला या इलस्ट्रेटेड पर्सन बोला, नहीं। लेमेन से यहाँ मेरी मुराद है दोज पर्सन आर नॉट मेडिकली हैव द वेल नॉलेज। क्योंकि लेमन तो एक आम होता है, उसे तो दवा का नाम पता है, चीज़ पता है, उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है उसको नहीं पता होता है, और इसकी वजह से फिर वो गलत तरह का कुछ और नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। या फिर आप फार्माकोलॉजिस्ट से पूछे कि मैं कितना पपाया लीफ लूँ, उसका कैसे एक्सट्रैक्ट या जूस निकालूं और कितनी क्वांटिटी में लूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो है वो एक छोटा और सा इसके ब्रेक अलावा है, जी ब्रेक एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, और जो है वो ब्रेक के बाद दोबारा से जो है वो अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम दी मॉर्निंग शो विद सना कादिर में। हमारे साथ जो है वो डॉक्टर साहब मौजूद है, और नो डाउट कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह से डेंगू के बारे में बताया, पहली बार ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि आज ऐसी चीज़ें मुझे पता चली जो मुझे पहले तो जी पता नहीं थी। क्योंकि अगर आज डॉक्टर साहब मुझे नहीं बताते कि जी वो जो पपीते के पत्तों को हम लेकर जो उसका जूस निकाल रहे होते हैं और वो हम डेंगू के जो मरीज़ होते हैं उनको पिला रहे होते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं करना चाहिए। आप पपीता खाएं, आप कलेजी खाएं, ये ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती है। तो जी डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बार फिर वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। आपने जिस तरह डेंगू के हवाले से बताया, इसी तरह से हमारे माशरे के अंदर, या मैं कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक ला इलाज बीमारी फैली हुई है। इसको बीमारी कहूँ या इसको एक कैफियत कहूँ वो समझ नहीं आता। वो होता है जी माइग्रेन। आप तमाम लोगों को पता है, जिन लोगों को माइग्रेन है वही मेरा ये जो टॉपिक है आज समझ सकते हैं। तो तमाम लोगों को, जिन लोगों को माइग्रेन होता है, अब एलोपैथी में अगर आप इलाज करने जाते तो इसका आपको कोई इलाज मुमकिन ही नहीं है, मतलब इलाज आपको मिलता ही नहीं। आपको कुछ मेडिसिन दे दी जाती है और कहा जाता है कि जब जब दर्द हो तो जी आप ये मेडिसिन खा लो, आपको दर्द में कमी मिलेगी। फिर इसके बाद कहा जाता है कि आप 1 महीने तक जी ये कोर्स करें, वो कोर्स करें। तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद भी आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा होता है जो रिजल्ट आपको चाहिए होता है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में किस तरह से माइग्रेन का इलाज मुमकिन है? सर, मैं पहले तो माइग्रेन को एक्सप्लेन कर दूं, सर दर्द को एक्सप्लेन कर दूं। सर दर्द कोई बीमारी नहीं है, सर दर्द किसी बीमारी का पेश खेमा यानी सिम्टम है। तो जैसे है बुखार हुआ तो उसमें हेडेक है, एम्प्टी स्टोमिक है, हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, हेडेक है, एंजाइटी है, टेंशन है, साइकोसोमेटिक है, साइकोजेनिक फैक्टर है तो सर में दर्द है, वो चोट है तो सर में दर्द है। इसी तरह माइग्रेन उसी की एक टाइप है, जिसे कहते हैं आमतौर पे लोग कहते हैं आधे सर का दर्द, या फिर इसे दर्द शकीका कहते हैं, आधे सर का दर्द। ये एसिमेट्रिकल होता है, मे बी राइट साइड और मे बी लेफ्ट, यानी राइट ब्रेन के हेमिस्फीयर के अंदर पैथोलॉजी होगी, ये लेफ्ट ब्रेन के हेमिस्फीयर में होगी। होता यही कि इस वक्त हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर के अंदर जो ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो सिंक्रोनाइज हैं, तवाजुन के साथ ब्लड उसमें सर्कुलेट हो रहा है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वैसो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, साइमल्टेनियसली एक साथ होंगी। अगर डायलेट होंगी तो साइमल्टेनियसली
एक साथ वासोडायलेट होंगी ठीक है। और हमें पता भी नहीं चलेगा, नोटिस में नहीं आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे राइट हेमिस्फीयर के ब्रेन की या लेफ्ट के हेमिस्फीयर इनकी वैसे डायलेट हो जाए और हाँ। एक तरफ की कम हो जाए। अच्छा। जिस तरफ की डायलेट हो जाती है उसमें ब्लड ज़्यादा जाता है और उसके अंदर फिर मिग्रेन होता है। और ठीक है। पेन क्रिएटिंग केमिकल है, उसका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन, वो इसमें रोल कर रहा होता है। ये दर्द बहुत शदीद नोयत का होता है, इसकी एक्सटेंसिटी और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट समटाइम मे बी मॉर्निंग से सॉबिंग पर आ जाए और फिर क्राई भी करे, यानी सिर्फ आएँ और सिसकियाँ तक माना पी सकता है। और उसको एम्यूलरेट होता है, आराम आता है डार्क या कूल प्लेस पे आके। बिल्कुल। डिफरेंट पर्सन की कॉन्स्टिट्यूशन और टेम्परामेंट्स हैं, यानी साख्त और मिजाज हैं। किसी को वार्म में भी आराम आ सकता है, किसी को ठंडा पानी से आ सकता है। लेकिन एनी कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत, फिर वोमिट हो जाती है, फिर वोमिट इसकी के बाद जो भी होता है। एक्मी लेवल है, हाँ। पहले तो शदीद बढ़ेगा, बढ़ने के ठीक बाद तो हमारे ब्रेन में वॉमिटिंग कंट्रोलिंग सेंटर है। जब वो बहुत ज़्यादा उनका थ्रेशोल्ड खत्म होता है फिर वॉमिटिंग होती है। जब वॉमिटिंग होती है तो उनके अंदर थोड़ा सा एम्यूलरेट होता है, लेकिन सारे पेशेंट के साथ ऐसा नहीं है। कुछ लोगों में वॉमिट के बाद भी रिमेन मौजूद रहता है। अभी तक तो इसकी ये पैथोलॉजी थी। इटियोलॉजी जो और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर यानी असबाब और मुआविन असबाब, मुआविन असबाब पर जो है हमारी जो होल सेल एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी है काम कर रही है। तो उन्होंने अब तक जो बातें पता चलाई, डार्क कलर की चीज़ें खाने वाले और डार्क कलर के कपड़ों के भी ताल्लुक़ है। क्योंकि डार्क कलर जो है वो हीट, ब्लैक बॉडी है, जैसे ब्लैक कलर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हीट से एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर वो हीट को स्प्रेड करते हैं अपने अंदर डिपॉजिट करके। तो जब वो सर में अंदर एंटर होती है तो अवॉइड द ब्लैक मास्क या ब्लैक स्कार्फ या ब्लैक कैप को अवॉइड करें, उसकी जगह वाइट कलर इस्तेमाल करें। और अगर वो बंद है तो वो होल वाले हों, पोर वाले हों, ताकि उसमें से एयर या ऐसा कपड़ा हो जिसमें हवा आराम से जो है वो वेंटिलेट हो रही हो। और उसके बाद डार्क कलर की बहुत ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी या स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग चाय या बहुत स्पाइसी और फ्राई और ग्रेवी और बारबेक्यू वाले आइटम, उसके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉसेस, चिली सॉस या हाई सॉल्ट सोडियम कंटेंट जैसे सोया सॉस है। अच्छा, मैं सोचता था सोया सॉस जो है शायद किसी लीफ से बनती होगी, लेकिन जब मैं फूड एंड न्यूट्रिशन की क्लास में गया तो मेरे शेफ ने बताया कि ये शुगर को कैरामलाइज करके बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाल के बनती है, तो हाई सोडियम कंटेंट है। तो चिप्स खाना, हाई सोडियम की चीज़ें लेना, और देखा गया कि मिग्रेन के साथ हाइपरटेंशन का भी हाई ताल्लुक रिलेशन है, उसका को रेलेवेंट कंडीशन है। तो ये चीज़ों को अवॉइड करें। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर शेल्टर लगाएं ताकि इंफ्रारेड और रेज जो है आंखों से और ब्रेन को हर्ट ना करें। डिस्टेंस रखें, मोबाइल को यूज़ करते हुए गर्दन को इरेक्ट और डिस्टेंस पे रखें। हम यूँ बैठ कर उसे बहुत करीब से, इवन हम भी बहुत इन्वॉल्व होकर उसे टेक्स्ट कर रहे होते हैं, जिससे हमें टेस्ट नेक का अर्जा होता है। टेक्स्ट नेक के साथ फिर मिग्रेन भी हो सकता है। तो ये और पानी भी ना पीना, पानी ना पीना, वेरी राइट, बहुत अच्छा याद दिलाया। हमें ट्रॉपिकल जोन में रहने के हवाले से पानी की इनटेक ज़्यादा रखनी चाहिए। पानी लेने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में इरिगेशन होती है और टॉक्सिक सब्सटेंस जो है निकलते हैं, इससे भी मिग्रेन की टेंडेंसी कम होती है। ठीक है। अच्छा, खून का ताल्लुक है इससे आपकी बॉडी में? अगर जिन लोगों की खून की कमी होती है उनको भी बहुत ज्यादा भी, हाँ, एनीमिक को भी देखा गया और नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसाइटिक को भी देखा गया। और हमारे टेम्परामेंट से मिजाज हैं, एक सैंग्विनिक टेम्परामेंट है, खूनी मिजाज, वो सुर्ख लाल होते हैं, पुर खून होते हैं, उनको भी देखा गया। पैलेग्मेटिक लोग जो होते हैं ये बलगमी मिजाज, जिन्हें ठंडक बहुत असर करती है, नज़ला जुकाम रहता है, और जिनका लीवर अपसेट रहता है, बाइलियस टेम्परामेंट, हरी आंखें, मुंह कड़वा, वॉमिटिंग होते रहना, चिड़चिड़े लोग, इनको भी होता है। मेलनखोलिक लोग यानी कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर और हर चीज़ का डार्क एस्पेक्ट देखते हैं, एंजाइटी, टेंशन और वरीज में रहते हैं, ऑलवेज वो सैड बातें ही करेंगे, नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, आपको अक्सर वो मायूस और डिप्रेस नज़र आएंगे, उनको भी होता है। यानी ऑल वॉक ऑफ लाइफ को होता है। जब मैंने मेडिसिन पढ़ी थी तो समय पहले मैंने ये जाना था कि छोटे बच्चों को हेडेक नहीं होता है, छोटे बच्चों को मिग्रेन नहीं होता, बट आई नाउअडेज आई एम लुकिंग द मॉन्टेसोरी छोटे बच्चों को भी मिग्रेन हो रहा है। तो फिर हमने उस पर वर्क किया
ठीक है। और देखा कि हाइपोथेसिस बनाया, मफरूजा बनाया। हाँ। तो उसके अंदर हमने नोट किया कि व्हाट्स आर देयर हैबिट एंड हैबिटेट्स, किस वजह से वो हो रहा है। ठीक है। तो उनका वो सफ़र का ताल्लुक भी आया कि वो सफ़र में घूमते हैं, यानी बस स्कूल फिर की लेके बहुत education दूर तक आ गया, आती है। तालीम का आ फिर गया। उनके छोटे छोटे कमरे, हाइपॉक्सिक छोटे छोटे क्लासरूम, और एसी में बहुत ज़्यादा रहना, फ्रेश एयर में नहीं जाना, ठीक और है। स्ट्रेस, और ये फिर ये चॉकलेट चिप्स और ये जेलीज और आर्टिफिशियल फ्रूट वाली चीज़ें, केमिकल का ताल्लुक है, प्रिजर्वेटिव का इससे ताल्लुक है। इसका टेस्ट डेवलपर जो है हमारे और जो फूड रेजर्स हैं, क्वांटिटी बढ़ाने वाले सब्सटेंस, केमिकल का इनसे ताल्लुक है। ठीक है। अगर हम इसके, क्योंकि टाइम की हमारे पास कमी है, तो मैं चाह रही हूँ इसके ट्रीटमेंट के हवाले से भी थोड़ा सा फोकस कर लें, जो लोग हमें देख रहे हैं। फिर इंशाल्लाह जब हमारे प्रोग्राम चलेंगे, हम बाकायदा से अपने प्रोग्राम में लाइव कॉल्स भी लेंगे, और आपकी प्रॉब्लम्स के हवाले से भी जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके में ट्रीटमेंट के हवाले से क्या ट्रीटमेंट, होम्योपैथी, क्योंकि एलोपैथी की बात तो चले सब मैंने पढ़ लिया, एलोपैथी के सारे ट्रीटमेंट देख लिए। एलोपैथी भी अपनी जगह लाइफ सेविंग मैनेजमेंट करते हाँ। हैं, बहुत अच्छी। जितने भी मेडिसिन के लोग हैं ना, चाहे वो एलोपैथी से ताल्लुक हो, चाहे वो हर्बल थेरेपी से, चाहे होम्योपैथी, दे सर्व द ह्यूमैनिटी, इंसानियत की खिदमत करते हैं। एलोपैथी में क्या करते हैं, वो कॉज के लिहाज से मूव करते हैं, लेकिन वो दर्द अगर दर्द है तो टेम्पररी होता है, बैठ जाता है, लेकिन उसका खात्मा नहीं, जैसे कैफीन और एर्गट, एक चीज़ है, उसे एर्गट कहते हैं। ये एक टाइप ऑफ फंगस है जो हमारे वीट में और राइस में लगता है। ये बहुत टॉक्सिक होता है। इसको अगर खा लिया, या तो ये इसका टॉक्सिक इफेक्ट तेजी से वैसो कॉन्ट्रैक्शन करता है, खून की नालियों को सुकेड़ता है, तो क्योंकि वैसो डायलेशन से दर्द हो रहा होता है, तो ये तो जहर इनटेक करना हुआ। एर्गट और कैफीन लेना, एस्प्रिन और कैफीन लेना, पैनाडोल और कैफीन की कॉम्बिनेशन, एक बहुत मशहूर कॉम्बिनेशन है एपीसी, एस्प्रिन, पैरासीटामोल और कैफीन आता है। टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, पेशेंट एक शदीद दर्द के फेज से निकल जाता है, लेकिन उसको बाद में तकलीफ भी साइड इफेक्ट की सूरत में उठाना पड़ती है। हर्बल टीज हैं, बहुत सारी ऐसी टीज हैं जो आप देखें, जैसे एप्रिकॉट का जो छिलका है उतार के फेंक दिया जाता है, एप्पल का छिलका फेंक दिया जाता है, उन्हें ड्राई कर लिया जाए और फ्रूट के छिलकों की आप टी बना के पीजिए। इससे एक तो वो टेस्ट बहुत अच्छा होगा, और जैसे सेब के छिलकों के अंदर फ्लोरिडजिन होता है, फ्लोरिडजिन जो है वो कूल एंड काम इफेक्ट डालता है, डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करता है। इसी तरह आपको ये जो फ्रूट टीज हैं, ऑरेंज लेमन टी जो आपको सूट करती है, मिंट लीफ टी, ताज़ा पुदीने की पत्तों की चाय, फनेल टी, वो खुद बना सकते खुद हैं बनाए, बहुत आसान सा। हाँ, ताज़ा पत्ते लें, उसको आप पानी बॉईल करें, उसके अंदर डालें, उसमें सॉसर उल्टी करके रख दें, थोड़ी देर में वो टी के अंदर उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। उसमें थोड़ा ब्लैक पेपर वगैरह भी अगर आप शक्कर डालें, ब्लैक पेपर डालें, लेमन डालें, लेमन ग्रास टी, लेमन ग्रास का बहुत अच्छे, ये जितने ये एरोमेटिक ट्रीटमेंट कहलाते हैं बॉडी पर। ये है ना, ये फाइटो ट्रीटमेंट है, जो शानदा और फसियांदा, पहले लोग जो शानदी बना के पिया करते थे, अब अभी भी पी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग। बहुत अच्छा ये ट्रेंड है, इसकी आदत डालने से तबीयत में फर्क आती है। ये एफरवेसेंट इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन वो डॉक्टर साहब, अगर ये तो चले हमने सारी इसकी बात की, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा पेन में आपके पास कोई पेशेंट आया है, उसको फिर किस तरह से, और टाइम कितना लॉन्ग लगेगा, मतलब कितने टाइम पीरियड में? बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं नाउअडेज। होम्योपैथी की बहुत फेम रेमेडी है, उसका नाम है विक्सिनम मिर्टिलस। ठीक है। ये मिलती है मार्केट में, मुख्तलिफ कंपनी बनाती हैं, और यहाँ कंपनीज के नाम दूंगा फिर एडवोकेसी आ जाएगी। चले आप कंपनी की नहीं करें, एबीसी कर दे। तो कोई भी कंपनी की लें, चाहे सब में पहले तो पाकिस्तान की बनी हुई लें जी, कि पाकिस्तान की पाकिस्तानी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और क्लाइमेट के लिहाज से बनी है, सूट करेगी। कुछ लोग बाहर की दवाइयाँ बड़े शौक से लेते हैं, अच्छा असर है, बहुत महंगी है, तो बेहतर है पाकिस्तान की लें चाहे बाहर की लें। उसका नाम है विक्सिनम मिर्टिलस, और इसके बारे में भी आप आसानी से सर्च कर सकते हैं, और इसके कई नाम है, हकलबेरी है, ब्लूबेरी है, फीवर फ्यू भी इसका नाम है। तो इसको आप सर्च बार में डालें विक्सिनम मिर्टिलस एंड और डाल के देखें उसके पूरी मिग्रेन की और कितना टाइम लगेगा? और आप इसके नीम गर्म पानी में 15 to 20 ड्रॉप्स डालें। एडल्ट छोटे हैं तो 15 से 10 डालें, और छोटे हैं तो 10 से 5 ड्रॉप डालें, और उसे पी लें, और कूल एंड काम प्लेस के ऊपर आंख बंद करके लेट जाएं। आई एम मच श्योर एंड हॉपफुल, पूरी उम्मीद हूँ कि विद इन द 5 मिनट्स हो, 10 मिनट्स, फ्यू सेकेंड से लेकर फ्यू मिनट्स के अंदर अंदर आपको बेहतर होना शुरू होगा। ये दवा एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने का नर्व के थ्रू ये ब्रेन की नर्व के अंदर सिंक्रोनाइजेशन करेगी, और वो जो मिग्रेन की पेनफुल
कंडीशन है उसमें ठीक है। आराम लाएगी। और सिम्टम के लिहाज से भी मूव करते हैं, जैसे राइट साइड की बहुत फेम रेमेडी सेंगुइन एरिया है, और इसी तरह लीवर ख़राब हो, LFT अच्छा ना हो, मिग्रीन हो तो चैलिडोनियम है, और इसी तरह परसिस्टेंटली नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रही है तो इपिकॉक है। तो ये सब नाम है इनको। दरअसल हर पेशेंट की एक अलग रेमेडी अलग होती नेचर है के लिहाज से। और सबसे खतरनाक ये चीज़ होती है कि लोग क्या कर रहे होते हैं कि जिस इंसान को, जैसे अगर मैं हूँ तो मेरा कोई दोस्त है या मेरी कोई दोस्त है, उसको भी अगर प्रॉब्लम है तो मैंने अपनी मेडिसिन ली उसको दे दी, तो ये चीज़ ना किया करें, क्योंकि ये चीज़ फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है आपके लिए भी, और आप फिर आगे किसी और को बता रहे हैं उसके लिए भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि सब मेडिसिन जो है वो जो आपको डॉक्टर दे रहे होते हैं वो आपकी तमाम चीज़ें देखने के बाद आपको जो है मेडिकल कंडीशन देखने के बाद आपको दवाएं मिल रही होती है। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आज शामिल हुए, और इंशाल्लाह आप अब तो जी डॉक्टर साहब को हम अपने शो में बुलाते रहेंगे और इनसे इसी तरह से गपशप जो है वो करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और जी आप तमाम लोगों को पता है कि किस तरह से जो है वो अभी पाकिस्तान की भी जो सूरत हाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो है वो मैं एक चीज़ में आप लोगों को करती हूँ कि क्योंकि ये वाला जो एक सेगमेंट है वो मैंने डायरेक्टर साहब से परमिशन लेकर मैंने कहा एक सेगमेंट हम इसको ज़रूर एंड करेंगे, वो होता है कि फैक्ट्स का ना, तो इस पे हम तेज़ी फैक्ट्स नाम रख लेते हैं इसका कि तेज़ी फैक्ट्स है। और फैक्ट के मुताबिक अगर दर्द की बात हुई है तो ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर फैक्ट के मुताबिक, मतलब ये दुनिया मान रही होती है इस चीज़ को, अब कितनी सदाकत है ये तो नहीं कह सकती, लेकिन फैक्ट है कि अगर आपको कभी ऐसा हो कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है, या आपको कभी ऐसा हो कि आप बहुत ज़्यादा ना चिड़चिड़े फील कर रहे हैं अगर आप ना, तो आप थोड़ी सी चॉकलेट खा सकते हैं। थोड़ी सी चॉकलेट और थोड़ी सी मिठास जो है वो आपके मूड को काफ़ी ज़्यादा जल्दी जी चेंज कर देती है। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं मेरे फैक्ट के लिए। तो जी ये जो चीज़ें होती है वो आपको काफ़ी जल्दी जो है वो आपको कर रही होती है। और दूसरा मैं आपको जी ये बताऊं कि एक और फैक्ट है जिसके मुताबिक मतलब ये मेरे बहुत बड़ी एक लिस्ट निकाली और मैंने कहा कि फैक्ट का जो सेगमेंट है वो तो जी वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि ये वाले जो फैक्ट्स होते हैं बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि फैक्ट्स जो हैं वो किस तरह से मौजूद हैं और कितना मतलब इसका काम हो रहा होता है। तो क्या आप तमाम लोगों को पता है कि हमारे पाकिस्तान जो है वो, मतलब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हमारा पाकिस्तान इस वक्त जो है, हमारे पाकिस्तान में जो मस्जिद मौजूद है वो पूरी दुनिया में जो है वो नंबर 1 पर आई हुई है कि इस तरह की जो है वो इतनी बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद जो है वो कहीं नहीं है। और ये हमारी, आपको पता है कि बादशाही मस्जिद है और कितनी खूबसूरत है ये और कितना ज़बरदस्त वहाँ पर काम हो रहा होता है। ये एक जो है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब जी मैं आपको तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, वो कौन सा है जी? वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि क्या आपको ये बात पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ, आप समझे कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कम नाम अगर मैं कहूँ कि इस्तेमाल करने वाले लोग या जो कम नाम इस्तेमाल करते हैं वो तो मेरे ख़्याल से लोगों को पता चल गया होगा कि वो क्या है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा नाम की बात करूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम जो है वो कौन सा रखा जाता है और लोग जो है वो कौन सा नाम तमाम लोगों के ऊपर रखते हैं, वो है जी मोहम्मद। और मोहम्मद जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नाम है और लोग जो है वो इस नाम को बखूबी रख रहे होते हैं। और ये बहुत खुशी की बात है एज ए मुस्लिम होने के नाते हम तमाम लोगों के लिए कि मोहम्मद नाम जो है वो पूरी दुनिया में तमाम लोग जो हैं वो रख रहे होते हैं, चाहे अपने सरनेम के साथ रखें या एंड में रखें, स्टार्ट में रखें, किसी में भी रखें, लेकिन मोहम्मद नाम जो है वो इस्तेमाल ज़रूर हो रहा होता है। इसी एक खूबसूरत बात के साथ कि आप दूसरों का बहुत ख़याल रखेंगे, अपना बहुत ख़याल रखेंगे, अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग मौजूद हैं आप उनका बहुत ज़्यादा ख़याल रखेंगे। और क्योंकि आज थोड़ा वक्त की कमी के साथ जो है वो एक सेगमेंट हम ऐड नहीं कर पाए, लेकिन इंशाल्लाह अगले जो शोज़ होंगे उसमें मैं अपना एक सेगमेंट ज़रूर लेकर आऊँगी, वो होगा जिसका आप लोगों को इंतज़ार होता है, मेरी शायरी का सेगमेंट। लेकिन आज हमने अपने प्रोग्राम में शायरी का सेगमेंट इन नहीं किया, लेकिन दूसरे प्रोग्राम्स में हम शायरी का सेगमेंट ज़रूर इन करेंगे। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखें, बहुत सारा अपना ख्याल रखें और हम जैसे लोगों को जो है वो अपनी दुआओं में याद कर लिया करें। आपकी दुआओं में इतनी सी सिर्फ हमें जो है वो अपनी जगह चाहिए होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपनी मेज़बान सना कादिर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।